नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन का 51वां मॉडल पेपर आज हम लोग हल करेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि 50 प्रैक्टिस यानी कि मॉडल पेपर हल करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ में जीआईसी जीएस पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है, तो जो लोग उसे देखना चाहते हैं आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे भी देख सकते हैं। तो वीडियो को जो है लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और आपको पता होगा जीआईसी का एग्ज़ाम डेट जो है 19 सितंबर 2021 को यह परीक्षा आयोजित कराया जाना है, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 40 क्वेश्चन जीएस से पूछा जाएगा और 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 1/3। तो जो है ये आपका इस बार का परीक्षा पैटर्न है। 120 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 80 आपके सब्जेक्ट से और 40 क्वेश्चन जीएस पेपर से पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो है जीएस पेपर को जो देखेंगे जिसमें 40 क्वेश्चन जो है हम लोग हल करेंगे। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना है। गोल यानी कि आप यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी सेलेक्ट करेंगे। फिर जो है आपको उसी से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज़ कीजिएगा जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का फ्री जो है सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्द, तो आप जो है जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी करेंट रेट में अभी आपको जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद शिखर यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे कराया जा रहा है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आरओआर के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 अगस्त को, 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त को ये जो है टेस्ट कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश पूछा गया है, कौन सा है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा चिली। चिली ये सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है। और दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? तो यहाँ बी ऑप्शन से होगा इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया एक द्वीपीय देश है। यहाँ जो है 17,508 जो है द्वीप है और इस देश की जनसंख्या करीब 40 करोड़ है और यह विश्व का चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और यह विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला भी देश है इंडोनेशिया। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा ईरान। और यदि भारत में पूछा जाए कौन सा राज्य केसर के उत्पादन में जो है पहले स्थान पे है तो वह है जम्मू कश्मीर। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो यह है मध्य प्रदेश। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में पाया जाता है और भारत में 21.67% भूभाग पर वन है और भारत में वनावरण और वृक्षावरण की कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो 24.56% है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पे जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था और सामुदायिक विकास संपूर्ण समुदाय के चतुर्दिक विकास की एक ऐसी पद्धति है जिसमें जन सहभागिता के द्वारा समुदाय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाता है। तो शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना और योजना बनाने में गाँव की सहायता करना, ये सभी सही होगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और छठवां प्रश्न है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण कौन सा है?
तो संस्करण देखा जाए M3 है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीवीपैट का फुल फॉर्म जो होता है वह वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, इसका फुल फॉर्म होता है। और भारत में मतदान के लिए प्रयोग को दी जाने वाली मशीन जो है ये वीवीपैट का संस्करण पूछा गया है, तो M3 है। अगला जो क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो यहाँ पे ए विकल्प सही होगा, एकीकृत ग्रामीण विकास। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल देखा जाए तो 1980 से 85 ईस्वी तक रहा, और इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्य शुरू हुए। इसी योजना में गरीबी उन्मूलन पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। और 8वां प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान में, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये 25 दिसंबर शुरू कब किया गया? तो 25 दिसंबर सन 2000 को राजस्थान से प्रारंभ हुआ था। 9वां प्रश्न देखते हैं कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP का निर्धारण कौन करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो MSP का निर्धारण करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत सरकार की यह एक विकेंद्रीकृत एजेंसी है और यह 1965 में अस्तित्व में आया, और भारत सरकार का यह विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करते हैं और तब वह मूल्य पूरे देश के लिए एक जैसा ही होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बकिंघम नहर स्थित है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, कोरोमंडल तट पर। बकिंघम नहर ये कोरोमंडल तट के समांतर स्थित खारे पानी की नहर है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में यह विस्तृत है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या 2011 के अनुसार का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यहाँ पे गोवा में हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में राज्यों में गोवा में देखा जाए तो 62.2% वह शहरी आबादी वाला ये सबसे शहरी राज्य है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 12वां प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST में निम्नांकित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? तो GST में सीमा शुल्क को शामिल नहीं किया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स में उत्पादन शुल्क, मूल्यवर्धित कर और सेवा कर शामिल होते हैं, और इसमें सीमा शुल्क वह शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। वर्ष 1936 में 1936 में हैली राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पहले इसका नाम क्या था? तो हैली नेशनल पार्क पहले इसका नाम था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ज़्यादा शुष्क मरुस्थल है? तो यह है अटाकामा। अटाकामा कहीं कहीं जो है लिखा रहेगा, तो यहाँ पे आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। विश्व का सबसे ज़्यादा शुष्क मरुस्थल अटाकामा है, और अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित एक लगभग शुष्क पठार है और इसका विस्तार एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में महाद्वीप के प्रशांत महासागर तट पर लगभग 1000 किलोमीटर में है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि RTE एक्ट के अंतर्गत स्कूलों में उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? तो यह अनुपात होना चाहिए 35:1 का, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि RTE एक्ट के अंतर्गत स्कूलों में उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 होना चाहिए। इसके अनुसार जो है 35 छात्रों को पढ़ाने के लिए कम से कम एक शिक्षक नियुक्त होना चाहिए। और 16 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग यानी कि नरसंहार हुआ था कब? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला नरसंहार भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और बैसाखी के दिन एक सभा रखी गई थी जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। उस समय जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी।
और 17 नंबर क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा पहलू सही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ऑप्शन, ये हर जगह शिक्षित अभिजात वर्ग द्वारा उत्साहपूर्वक समर्थित था, ये आपका सही नहीं है। 1857 की क्रांति या विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी वह 10 मई 1857 को हुई थी। इसमें विविध सामाजिक भागीदारी थी और यह सांप्रदायिक एकता का महान प्रतीक था। यह केवल उत्तरी भारत तक ही सीमित था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है सागरीय कृषि से आपका क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आंसर जो यहाँ सही होगा डी विकल्प, उपर्युक्त सभी। सागरीय कृषि का अर्थ जो है मत्स्य पालन की विशिष्ट शाखा, सागरीय पौधों व जंतुओं की कृषि से संबंध होने और उन जल स्थानों से है जो कि ज्वार से प्रभावित है। तो डी विकल्प से हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 19 नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाता है। तो यह 15 अक्टूबर को मनाता है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे। तो वह थे नरसिंह प्रथम, ये विकल्प सही हो जाएगा। उड़ीसा पुरी जिले से करीब 32 किलोमीटर दूर है। कोणार्क में जो है विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण केसरी राजवंश के शासक नरसिंह प्रथम ये चोलगंग ने जो है कराया था। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को किस नाम से जानते हैं, तो ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है यह। तो नरसिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तो यह थे स्वामी दयानंद सरस्वती। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ये प्रखर धर्म सुधारक होने के साथ साथ ही प्रमुख राष्ट्रवादी भी थे। उन्होंने अच्छे विदेशी राज्य की अपेक्षा बुरे स्वराज को भी अच्छा बताया। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से देशवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन चलाने की प्रेरणा दी। देश की एकता के लिए भाषा की एकता को स्वामी जी ने आवश्यक माना। इसके लिए उन्होंने हिंदी का समर्थन किया और गुजराती होकर भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मानना उनके विस्तृत दृष्टिकोण का जो है परिचायक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो इसमें मसूर जो है ये खरीफ की फसल नहीं है। गेहूं हो गया, जौ, चना, आलू, सरसों, मटर, अरहर, मसूर ये सभी रबी की फसल है। कौन सा फसल है, रबी का फसल है। और चावल हो गया यानी कि धान, उसके बाद ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, जूट, मूंगफली, तिल, तंबाकू ये सभी खरीफ की फसल हैं। और जायद की फसल में आपका सब्जी आ जाएगा, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी ये सभी जायद के अंतर्गत आते हैं। तो पूछा गया खरीफ की फसल कौन सा नहीं है, तो मसूर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह है। तो यहाँ पे दक्षिणी भूमध्य रेखीय आप देख सकते हैं सी ऑप्शन। उत्तरी प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा बहती है और बेंगुला की जो है बेंगुला की धारा ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। उसके बाद जो है दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा ये अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, प्रशांत, हिंद तीनों महासागरों में बहने वाली ये गर्म जलधारा है। कौन सा गर्म जलधारा है, पेरुवियन या हम्बोल्ट जो है ये जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पे जो है ये तीनों ठंडी जलधारा हैं, ए, बी और डी। सी जो है ये गर्म जलधारा है, इसलिए पूछा गया 3 से भिन्न कौन है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग से अधिक जनसंख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। और आपको पता होगा कि स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1948 में घोषित प्रथम औद्योगिक नीति में लघु उद्योग के विकास पर विशेष बल दिया गया था। उसके बाद 1950 में योजना आयोग के गठन के बाद 1950 में घोषित औद्योगिक नीति प्रस्ताव में भी लघु उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। और वर्तमान लघु एवं कुटीर उद्योग क्षेत्र उद्योगों के विकास की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है, पठार पर स्थित नगर है कौन सा? तो वह है मैड्रिड। मैड्रिड शहर ये पठार पर स्थित है और मैड्रिड ये स्पेन की राजधानी है और स्पेन के बड़े शहरों में से एक भी है यह मैड्रिड। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 26वां क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है तो लंबी अवधि के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है प्रारंभ में, यानी कि भूमि विकास बैंक की स्थापना शुरू में मद्रास प्रांत में हुई, जबकि इस राज्य में ऋण पत्रों को जारी करने और राज्य के प्राथमिक बैंकों को समन्वित करने के लिए सन 1929 में केंद्रीय भूमि बंधक बैंक की जो है स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, लौंग प्राप्त होती है तो यह पुष्पकली से प्राप्त होता है। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है और इसकी कलिका को तोड़ने के पश्चात जो है सुखा लिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम बताना है आपको। तो सबको पता होगा इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम देखा जाए तो प्राथमिक इंद्रधनुष में बाह्य रंग लाल एवं भीतरी भाग बैगनी होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में बाह्य भाग का रंग बैगनी और भीतरी भाग का रंग लाल होता है। तो इसमें आंसर जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन, नीला, पीला और हरा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला राज्य जिसे अपनी पर्यटन क्षमता का विपणन करने के लिए PATA स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त है। तो ये प्राप्त है राजस्थान को। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन देखते हैं कि देश की प्रथम संस्कृति नाट्यकला एवं संगीत डीम्ड विश्वविद्यालय जहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है वह है, तो ये लखनऊ में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में प्रथम संस्कृति एवं संगीत डीम्ड विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों जो है अनअकैडमी पे यूपी पुलिस SI के लिए फ्री टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है, जो कि 20 क्वेश्चन जो है डेली कराए जाते हैं इसमें, और जो है टाइम ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट का है। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। लक्ष्य UPPSC PCS प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है, लोअर PCS के लिए है, ROE के लिए है। बैच कोर्स है जो अनअकैडमी पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शनल यदि आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी या हिस्ट्री, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और साथ ही जो है 75 डेज का एक क्रैश कोर्स है UPPSC प्रीलिम्स GS का 2021 के लिए, जो कि 6 अगस्त से जो है बैच शुरू हो रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दिया गया है। फिर आपका CSAT के लिए ये जो CSAT प्रीलिम्स के लिए जो है ये कराया जा रहा है, जो कि 11 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी ROE के लिए बैच जो है शुरू हो गया है, जो कि 10 अगस्त से ये कोर्स जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ये ज़रूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप ज़रूर यूज कीजिएगा। उसके बाद सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है अनअकैडमी पे, और अनअकैडमी को आप जो है टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको मटेरियल वगैरह जो है मिलता रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक डाकिया डाकघर से श्री सिंह के घर पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चला, फिर बाएं घूमकर 4 किलोमीटर चलकर श्री कुमार के घर पहुंचा, वहां से दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चलकर श्री शर्मा के घर पहुंचा। तो श्री शर्मा और श्री सिंह के घरों की दूरी पूछा गया है। तो दिशा तो आपको पता होगा, ऊपर होता है उत्तर यानी कि नॉर्थ, ये हो जाएगा दक्षिण साउथ, ये हो जाएगा पूरब ईस्ट, और ये हो जाएगा पश्चिम वेस्ट। तो कह रहा है एक डाकिया, मान लीजिए ये डाकिया हो गया, डाकिया डाकघर से श्री सिंह के घर पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चला। तो ये 7 किलोमीटर चला और कहाँ पहुंचा? यहाँ श्री सिंह के घर। फिर कह रहा है कि फिर बाएं घूमकर 4 किलोमीटर चलकर श्री कुमार के घर पहुंचा। तो बाएं घूमेगा तो यानी कि पूरब पश्चिम की तरफ आएगा। तो 4 किलोमीटर चला और कुमार के घर पहुंचा यहाँ। फिर कह रहा है कि वहाँ से दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चलकर श्री शर्मा के घर पहुंचा। तो दाईं ओर यानी कि उत्तर की तरफ जाएगा तो दाईं ओर होगा, और कितना चला? तो 3 किलोमीटर चलकर श्री शर्मा के घर पहुंचा। तो श्री सिंह और श्री शर्मा के घरों की दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 है और ये दूरी पूछ रहा है। तो ये तो 3 हो गया और ये 4 हो गया।
तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इसका फार्मूला जो होता है निकालने का, आप जो है 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट में है। तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, दोनों को जोड़ देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 25, अंडर रूट से बाहर करेंगे कितना हो जाएगा 5। तो दूरी कितना होगा यहाँ पे 5 किलोमीटर। तो आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे 5 किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न अनुक्रम दिया गया 6, उसके बाद 11, फिर 18, 27, 38 और लास्ट में 66 में लुप्त संख्या आपको बताना है। ये बीच वाली संख्या क्या होगी यहाँ। तो क्रम आप देख सकते हैं 6 और 5 कितना हो जाएंगे 11, 11 और 7 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, 27 और 38 के बीच कितना डिफरेंस है 11 का। तो ये क्रम आप देख सकते हैं 5 2 7 2 9 2 11। तो अगला क्रम क्या होगा 13। तो 38 में आप 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 38 में आप 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ 51। और ये क्रम देख लेते हैं आप, 13 के बाद कितना होगा 15, तो 51 और 15 कितना हो जाएगा 66, यानी कि ये आपका क्रम सही है। तो लुप्त संख्या कितना होगा 51, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं इलाहाबाद को कोट किया गया है DABAHALLA। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपोजिट लिखा गया है, इलाहाबाद को उल्टा लिख दिया गया है, यानी कि शुरू का लास्ट में आप देख सकते हैं शुरू किया गया ए यहाँ से, फिर LLAHABAD। तो वाराणसी को भी इसी तरह आपको जो है कोट कर देना है, उल्टा लिख देना है। तो सबसे लास्ट में होगा भी, उसके बाद हो जाएगा आपका ए, उसके बाद हो जाएगा आर, फिर हो जाएगा ए, फिर जो है एन, उसके बाद ASI। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खाली स्थान भरें। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसके स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले एक क्रम जो है आप देखेंगे यहाँ, तो एक जो दिया गया है, तो एक में आपको क्या करना है, तो एक में यहाँ 2 से गुणा करना है। तो एक में आप 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2, और आपको यहाँ पे 4 जो है ऐड किया गया है, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ 6 दे दिया गया है। उसके बाद जो है आपको यहाँ देख सकते हैं 2 दिया गया है, तो 2 में आपको 2 से गुणा करना है, 2 से सभी में गुणा करना है। तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 1 इसमें जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 5 हो गया, तो 5 यहाँ पे है। इसी तरह आप 3 में, तो सभी में 2 से गुणा करना है, 3 दूना 6 हो जाएगा और ये आपका 2 जुड़ेगा, तो 3 दूना 6 प्लस 2 कितना हो जाए 8, 8 दिया गया। तो इस तरह आप देख सकते हैं 4 है यहाँ, तो 4 में आप 2 से गुणा कर दीजिए और 3 आप जोड़ दीजिए, तो 4 दूना 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। तो आंसर क्या होगा यहाँ बी ऑप्शन 11 सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, वकील लोग केवल गोरी लड़कियों से विवाह करते हैं, शोभा बहुत गोरी है। निष्कर्ष है शोभा का विवाह किसी वकील से हुआ है। दूसरा निष्कर्ष है शोभा का विवाह किसी वकील से नहीं हुआ है। तो कोर्ट से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही होगा, या तो 1 या फिर 2 निर्गत होगा, क्योंकि जो है कथन में शोभा के विवाह के संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो अतः जो है यह नहीं कहा जा सकता कि शोभा का विवाह वकील से हुआ है अथवा नहीं। तो स्पष्ट है कि या तो निष्कर्ष 1 आपका निकलेगा या फिर 2, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये करेंट अफेयर से है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो यहाँ सही हुआ डी ऑप्शन, दक्षिण कोरिया के द्वारा वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है सियोल है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सिलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। 38 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया, वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे। तो वह थे मलयालम कवि और शिक्षाविद थे।
बी विष्णु नारायण नंबूदिरी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और 39वां क्वेश्चन है, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस SAANS अभियान की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पे बी विकल्प सही होगा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। और अंतिम जो प्रश्न है, फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो यहाँ पे सी विकल्प सही होगा, डेनमार्क के द्वारा आयोजित मिस्र में आयोजित किया गया पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप, इसका खिताब डेनमार्क ने जीता है। तो सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका GIC प्रवक्ता के लिए GS का ये 51वां सेट था। इसके पहले जो है 50 सेट अपलोड हो चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। और साथ में GIC का GS प्रीवियस ईयर का पेपर भी हमारे चैनल पे अपलोड किया गया है। तो जो लोग देखना चाहते हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।